Hello students, welcome to our YouTube channel Tripathi Bhaiya. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल्स। तो हम लोग अभी क्लास 7 चैप्टर 1 न्यूट्रिशंस इन प्लांट की बात कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। और यहाँ पे पहला पॉइंट्स लिखा है, इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आपने क्लास 6 में पढ़ा है, फूड जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इसेंशियल्स है। ठीक है, क्यों इसेंशियल्स है? क्योंकि उससे उसे एनर्जी मिल जाता है और उसी की वजह से वो सर्वाइव कर पाता है। तो फूड सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इसेंशियल है। You also learn that carbohydrate, proteins, fat, vitamins and minerals are components of food। और हम ये भी चीज जानते हैं कि जो इनके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गया, फैट्स हो गया, मिनरल्स हो गया, जो कि इसेंशियल्स हैं और इसी से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है, बॉडी बिल्डअप का काम होता है एंड मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल्स है उन सब में हेल्प करता है। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। और इस तरह के कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है एंड द नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। और ये हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्स फूड। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड्स फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। प्लांट अपना भोजन खुद से बना सकता है, लेकिन एनिमल्स के पास इसकी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो भोजन बना सके। मेन रीजन क्या है? मेन रीजन क्या है कि एनिमल्स जो है वो भोजन नहीं बना पाते हैं। तो मेन रीजन ये है कि एनिमल्स के बॉडी के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, जो कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर होता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके वजह से वो भोजन नहीं बना पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। वो एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, वो फूड कहाँ से ऑब्टेन करेंगे? तो वो फूड प्लांट से ऑब्टेन करेंगे, जो प्लांट्स सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाया होगा। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ह्यूमंस है, एनिमल्स है, वो कहीं ना कहीं प्लांट्स के ऊपर या तो डायरेक्टली तरीके से डिपेंड है या तो इनडायरेक्टली तरीके से। इसका क्या मतलब हुआ? डायरेक्टली तरीके से मतलब हुआ कि डायरेक्ट वो केवल और केवल प्लांट्स के प्रोडक्ट को ही खाता है। और इनडायरेक्टली का क्या मतलब हुआ? इनडायरेक्टली का मतलब ये चीज हो गया कि वो प्लांट्स के प्रोडक्ट को नहीं खाता है। तो डायरेक्टली का मतलब हो गया डिपेंड्स ओनली ऑन प्लांट्स प्रोडक्ट, केवल और केवल प्लांट्स के प्रोडक्ट पे ही डिपेंड है। ठीक है, लेकिन अगर हम इनडायरेक्टली की बात करें तो इनडायरेक्टली का मतलब कि वो ना तो केवल प्लांट्स प्रोडक्ट पे डिपेंड है, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को खाता है जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो इसीलिए आपके एनसीईआरटी में दोनों ही पॉइंट मेंशन किया गया है कि फूड के ऊपर डायरेक्टली भी डिपेंड हो सकता है यानी प्लांट्स के लिए, और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से। अब काफी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वुजू और पहेली, ये दो एनसीईआरटी में क्लास 6 से ही आपके साथ हो जाते हैं और लगभग क्लास 8 तक जाके आपके साथ रहते हैं। एनसीईआरटी की बेस्ट एग्जांपल्स के लिए इनको कंसिडर किया जाता है। इन्हीं का क्वेश्चन होता है, एक का क्वेश्चन होता है, दूसरा आंसर करते हैं। ठीक है, तो अब हम वुजू का क्वेश्चन है कि वुजू वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड। वुजू जानने की कोशिश करता है कि प्लांट्स जो है अपना भोजन कैसे बना लेता है। खुद से प्लांट्स के पास इतनी ज्यादा कैपेसिटी कैसे हो आ जाती है कि वो भोजन बना लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर या तो पहली करेगी या तो फिर हम बेसिकली वो सॉल्यूशंस में देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले छोटा सा एक स्लाइड देखते हैं ताकि आपको न्यूट्रिशंस के बारे में और जितनी डिटेल्स में जानना है वो आपको पता चल सके। ठीक है, यहाँ पे लिखा है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लिखा है एक बार उनको कंसिडर आउट किया जाएगा। पहला पॉइंट्स हमने लिखा है, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। यानी जो भी इंपॉर्टेंट इसेंशियल प्रोडक्ट है, कंपोनेंट्स है किसी फूड के, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, इनको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हेल्प लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज। यानी कि उनके बॉडीज के ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। टू ग्रो, उस ऑर्गेनिजम्स को ग्रो यानी कि उनकी साइज को इंक्रीज करता है, उनकी बॉडी साइज को इंक्रीज करता है, उनके अंदर ग्रोथ कराता है। टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज, यानी कि
किसी भी तरीके से अगर उनकी कोई टिश्यू डैमेज हो गई, कोई सेल डैमेज हो गई, कोई बॉडी का पार्ट डैमेज हो गया, तो उसको रिपेयर करने के लिए भी न्यूट्रिएंट्स जो है हेल्प करता है। एंड द फाइनली टू प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, और बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है जिनसे उनकी लाइफ प्रोसेस हो सके। अब क्वेश्चन ये है कि लाइफ प्रोसेस में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको आएगा। तो लाइफ प्रोसेस में 4 ही पार्ट होता है। पहला, डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड का डाइजेशन करने के लिए उसे एनर्जी की आवश्यकता होगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका रेस्पिरेशन, जिनमें आपको पता है कि कोई भी फूड के लिए डाइजेस्ट होता है, वहां से उस फूड को पूरी स्मॉल पीसेस में तोड़ने के लिए आपको रेस्पिरेशन करता है बॉडी, जिससे ब्रेक डाउन ऑफ द फूड पार्टिकल्स होता है और आपको एनर्जी मिल जाती है। थर्ड पॉइंट जो इसके बाद इसेंशियल है, वो है कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, अब ये हर जगह पहुंचना बहुत जरूरी है, दैट इज द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन शब्द, सर्कुलेशन वर्ड केवल और केवल एनिमल्स के लिए दिया गया है। प्लांट्स के लिए इसको हम लोग सर्कुलेशन ना बोल के ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी प्लांट्स के अंदर इसको ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। इसीलिए आप देखोगे कि प्लांट्स के अंदर हमेशा लिखा रहेगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, सर्कुलेशन उनके में वर्ड नहीं होता है। एंड द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की एक्सक्रिएशन। ठीक है, अगर ये सारी चीजें बॉडी में हो रही हैं तो अनडाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल जो इकट्ठा होगी उसकी एक्सक्रिएशन भी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब वापस एनसीईआरटी के उस चैप्टर में चलते हैं और देखते हैं कि वहां पे कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि प्लांट के अंदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, वो तो हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में। लेकिन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कितने तरह का हो सकता है। ठीक है, प्लांट्स आर ओनली organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। तो प्लांट्स एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो कि अपना भोजन खुद से बना लेता है। किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो वाटर की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, साथ में कुछ इसेंशियल मिनरल्स की आवश्यकता होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि सारी चीजें उसे मिलता कहाँ से। वाटर उसे ग्राउंड से मिल जाएगा, मतलब आप जो पानी डालोगे मिट्टी के अंदर वहां से वो ले लेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से उसे मिलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसे एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट वापस ऑप्टेन नहीं करते हैं, मतलब रीगेन कर लेते हैं अपना कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में मिनरल्स जो है, मिनरल्स भी आपको मिट्टी से ही मिलेगी, सॉइल से ही मिलेगी, आपने जो उसके अंदर डाल के रखा होगा। ठीक है, द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। इसीलिए हमारे एनसीईआरटी में इस चीज को मेंशन किया गया है कि आपके चारों तरफ उस तरह की रॉ मटेरियल्स जो होगी वो प्रेजेंट होगी। The nutrients enables living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out the life processes। अब इन न्यूट्रिएंट्स की क्या चीज होती है, काम क्या होता है हमारी बॉडी में, तो हमने आपको इसको स्लाइड के अनुसार आपको बताया था कि बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करेंगी। कोई टिश्यू डैमेज हो गई, कोई टिश्यू खराब हो गई, तो उस टिश्यू को रिपेयर करने के लिए हेल्प किया जाएगा। एंड तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपके पूरे सिस्टम में जो लाइफ प्रोसेस है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो लाइफ प्रोसेस है उसको मेंटेन करने के लिए इसेंशियल है न्यूट्रिएंट्स। आगे लिखा है न्यूट्रिशन, इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो एक तरह का ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या चीज ऑब्टेन करते हैं, तो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और उसका यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी के अनुसार होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अनुसार उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बना ले सिंपल सब्सटेंसेज के फॉर्म में, उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। अगर आप इस वर्ड को भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे यानी कि तोड़ोगे तो आपको पता चलेगा। ऑटो अलग वर्ड है, ट्रॉपिक अलग वर्ड है। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, कोई भी काम सेल्फ से करना बोलते हो ऑटो, ऑटोमेटिक सिस्टम है, दैट मीन्स कि सेल्फ काम कर रहा है। तो ऑटो का मतलब सेल्फ हो जाएगा। और ट्रॉपिक का मतलब क्या हो जाएगा, तो ट्रॉपिक का मतलब हो जाएगा कि उसको नॉरिशमेंट, नॉरिशमेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जिसको खुद से न्यूट्रिशन मिल जाए, जो खुद से अपना नॉरिशमेंट तैयार कर ले, इसलिए इसको ऑटोट्रॉपिक
मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। और इनको ऑटोट्रॉप्स किसको बोलते हैं? तो वैसे ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में आगे पॉइंट्स है, एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। एनिमल्स और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्लांट्स के द्वारा बनाए हुए भोजन को ही गेन करते हैं, प्लांट्स के द्वारा बनाए हुए भोजन को ही उसी पे डिपेंड रहते हैं फॉर न्यूट्रिशंस के लिए। दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स उनको बोलते हैं जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जैसे इनके अगर वर्ड्स में आप तोड़ोगे तो हेटरो आएगा, ठीक है, और हेटरो का मतलब ही होता है अदर्स, और ट्रॉप्स का मतलब जो नॉरिशमेंट के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, जिसको न्यूट्रिशन दूसरे से मिले, डायरेक्टली उनके बॉडी में ना बने, तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर रखा गया। ठीक है, सेम चीज थोड़ी सी स्लाइड में करेंगे जो हमने आपके लिए तैयार किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने फूड के इस कंपोनेंट्स को दिखाया है और इस चीज में आपको यह चीज पता चलेगा कि बॉडी में किसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। जैसे हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसी चीज की है तो लगभग कार्बोहाइड्रेट्स की है। प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है बॉडी को बिल्डअप करने में, ठीक है, रिपेयरिंग करने में हेल्प करता है। वाटर तो इसेंशियल है ही, ठीक है। अब आपके इस न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में जो वाटर है उसको कंपोनेंट्स में नहीं रखा है, इसलिए नहीं रखा है क्योंकि वाटर अलग से आपको रीड करना है, वाटर किसी न्यूट्रिएंट्स के कंपोनेंट्स में नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे फैट्स इसेंशियल है, विटामिन मिनरल्स थोड़ी सी लो अमाउंट में चाहिए बॉडी को, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट विटामिन और मिनरल्स हमारा बॉडी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इसलिए इनकी भी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कंडीशन है कि थोड़ी सी अमाउंट में काम चल जाएगी। अनडाइजेस्टेबल, अनडाइजेस्टेबल में का मतलब कि अगर कोई चीज अनडाइजेस्ट हो जाता है बॉडी में, नहीं डाइजेस्ट होता है, वो भी चीजें आपको लेनी है। जैसे फाइबर, फाइबर जो है आपकी बॉडी में डाइजेशन कराने में हेल्प करता है, आपकी बॉडी में रफेज बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, वो पूरी की पूरी रफेज है और जिसकी वजह से बॉडी अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो, इसलिए आपको फाइबर जो है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आपको बोलते हैं ना कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए जिनके अंदर फाइबर्स हो, ठीक है, और उससे आपको काफी ज्यादा एनर्जेटिक न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा क्योंकि बॉडी पूरी तरीके से आपके फूड्स को डाइजेस्ट कर पाएगी। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे न्यूट्रिशन है, और न्यूट्रिशन में हमने अभी अभी देखा कि द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेशन इन बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिनमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड को लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर और उससे एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं, यानी उससे एनर्जी निकाल के बॉडी गेन कर लेता है। थर्ड पॉइंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। पहले को हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं और दूसरे को हम लोग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें हमने आपको बताया कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिनमें ऑर्गेनिजम्स कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ऑर्गेनिजम्स खुद से अपना भोजन बना लेता है। ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन बना सकते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स के अंदर हम लोग रखते हैं। सेकंड पॉइंट था मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रो वर्ड साइंस में बेसिकली सारा चीज आपका वर्ड पे डिपेंडेंट, आप वर्ड को पकड़ना सीखो। हेट्रो मतलब दूसरे पे डिपेंड, अदर्स, और टॉपिक का मतलब नॉरिशमेंट, जिनमें नॉरिशमेंट दूसरे से मिले। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है इट इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें फूड तो मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो या तो प्लांट्स पे डायरेक्टली पूरी तरीके से डिपेंडेंट होंगे या तो प्लांट्स पे इनडायरेक्टली यानी कि आधा डिपेंडेंट होंगे, या फिर हो सकता है कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो। ठीक है, organisms which get their food directly or indirectly from plants are called heterotrophs। और वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से फूड मिल जाता है उनको हम लोग हेटरोट्रॉप्स के अंदर कंसीडर करते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे वाली पॉइंट्स एनसीईआरटी के साथ देखते हैं, फिर अपना वापस स्लाइड में आएंगे और यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहेली का। हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि इस चैप्टर में क्या पूरी की पूरी एनसीईआरटी में आपको वूजो और पहेली मिलेगी। ठीक है, और एक वूजो का क्वेश्चन हो सकता है, एक पहेली का क्वेश्चन हो सकता है। अगर वूजो का क्वेश्चन है तो उसका आंसर हो सकता है पहेली के द्वारा मिल जाए या फिर एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिल जाए। ठीक इसी तरह पहेली का क्वेश्चन है तो आंसर वूजो दे सकता है। ठीक है, इस तरह से इस कॉम्बिनेशन में चलते रहता है।
अब यहाँ पे पहली का क्वेश्चन है, पहली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, अगर आप समझ पा रहे हो तो। पहली का क्वेश्चन है कि हमारा फूड बॉडी जो है प्लांट्स की तरह क्यों नहीं बना सकता फूड। क्या हम में हमारे पास हमको सनलाइट नहीं मिलता है? मिलता है। हमको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। हमारे पास वाटर नहीं है? बिल्कुल है। तो हमारा बॉडी क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि हमारी बॉडी के पास एक इसेंशियल चीज नहीं है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। ठीक है, और ये क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा? केवल और केवल ग्रीन प्लांट्स में। ग्रीन प्लांट्स के अलावा किसी भी प्लांट्स में आपको क्लोरोफिल नहीं मिलेगा। तो अगर क्लोरोफिल हमारे पास होता तो हम भी ऑटोट्रॉपिक होते, हम भी ऑटोट्रॉप्स होते, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर पाते। लेकिन हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो नहीं कर पाते। बिल्कुल सही क्वेश्चन था पहली का। आगे है पॉइंट्स। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। बिल्कुल सही बात है। अब दोबारा एक और क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का कि कहाँ पे फूड फैक्ट्रीज होता है प्लांट्स का? तो बिल्कुल फूड फैक्ट्रीज प्लांट्स का लीफ के अंदर होता है। ठीक है, और इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, इसी के अंदर फूड का फॉर्मेशन होगा। यानी कि पूरी की पूरी इसकी फैक्ट्री जिसकी बात हो रही है ना, ध्यान से समझ लीजिएगा, वो लीफ के अंदर ही होने वाला है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। अब क्वेश्चन ये भी है जबरदस्त कि अगर फूड जो है वो पूरी की पूरी प्लांट्स के अंदर मिलेगा, देखो मिलने को तो पूरी प्लांट्स के अंदर मिलेगा, लेकिन बनेगा पूरी प्लांट्स के अंदर नहीं, बनेगा केवल और केवल लीफ के अंदर या फिर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। प्लांट्स को रॉ मटेरियल कहां से मिल जाएगा? आसपास सराउंडिंग से कैसे उसको रॉ मटेरियल मिल जाएगा? ठीक है, तो बिल्कुल मिलेगा। हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवेलेबल है, हमारे इन्वायरमेंट्स के जो मिट्टी है, सॉइल है, उनके अंदर मिनरल्स इसेंशियल मात्रा में प्रेजेंट है, और साथ में वाटर गैस, वाटर सॉरी लिक्विड, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स भी अवेलेबल है। ठीक है, वाटर वहां से मिल जाएगा उसको, और वो आसानी से फोटोसिंथेसिस कराएंगे। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, और कैसे उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा? तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए देखिए आपके स्टैंडर्ड में अभी छोटे छोटे हैं आप लोग, तो आपके स्टैंडर्ड में उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लिखी हुई है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो तरह का टिश्यू होता है प्लांट्स के अंदर। एक को जाइलम बोलते हैं और एक को फ्लोएम बोलते हैं। ठीक है, जाइलम जो है इनके अंदर क्या होता है ना, वाटर का कंडक्शन होता है, मतलब वाटर जो है ये आसानी से मूव कराते हैं, और साथ में कुछ मिनरल्स को, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया वाटर के साथ सैप का मूवमेंट कराएंगे। सैप का मतलब मिनरल्स होता है इन बायोलॉजी। ठीक है, फ्लोएम, फ्लोएम का काम क्या होगा? तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे। इनको कोई वाटर से मतलब नहीं है। ठीक है, तो जाइलम जो है ये आपका वाटर का कंडक्शन कराएंगे, फ्लोएम जो है ये फूड का कंडक्शन कराएंगे। जाइलम की खास बात क्या है ना, पानी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ओनली वन डायरेक्शन में मूव कराता है, नीचे से ऊपर की तरफ, इसलिए मैंने स्क्रीन पे एरो जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ दिखा दिया। जबकि फ्लोएम के अंदर ऐसा नहीं है, फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल मतलब नीचे भी ला सकता है और वापस ऊपर भी लेके जा सकता है, दोनों ही डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट होती है, इसलिए इसको बाई डायरेक्शनल हम लोग बोलते हैं फ्लोएम को। ठीक है, तो ये मेन कुछ क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी को जिसको हमने अभी तक कवर किया। अब हमारा टॉपिक है अगला, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? हिंदी में काफी इसको अच्छा बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस। तो हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या चीज है। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, बिल्कुल सही बात लिखी है कि प्लांट्स के अंदर फूड का फॉर्मेशन होना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे उसका थोड़ी सी टर्म लिखता हूँ, फोटोसिंथेसिस। अगर आप इस चीज को आसानी से देख पा रहे हो तो आपको पता चल जाएगा फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। ठीक है, ये आपका वो मोबाइल वाला फोटो नहीं है। ठीक है, उधर गौर मत कीजिएगा। फोटो सिंथेसिस का मतलब क्या है? सिंथेसिस का मतलब बनना, यानी कि आप इसको बोल सकते हो प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में किसी भी चीज का प्रोडक्शन होना, लाइट के प्रेजेंस में कोई नई चीज बनना, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, किन किन चीजों की आवश्यकता होगी? तो प्लांट्स के पास क्लोरोफिल पहले से होगा। ठीक है, और प्लांट्स के पास वाटर अवेलेबल हो जाएगा, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड नेचर से मिल जाएगा। तो इस सारी चीजों से वो हेल्प करके फोटोसिंथेसिस बनाता है।
ठीक है, पहले स्लाइड देखते हैं, तब हम एनसीईआरटी के पॉइंट्स पे आएंगे, आपको ज्यादा कंसिडर आउट होगा। यहाँ देखो फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, photosynthesis is the process by which plants prepare their own food by using sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll. photosynthesis एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो है वो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, सनलाइट के हेल्प से, वाटर के हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से, और साथ में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तो उनके अंदर प्रेजेंट ही होता है। फोटोसिंथेसिस इज टेक्स प्लेस इन द लीव्स, केवल और केवल लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट है सनलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सन, कहां से उन्हें सनलाइट मिलेगा, तो सनलाइट उन्हें सन से मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट है वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, यानी रूट के थ्रू वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और लीफ तक उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वाटर रूट से लीफ तक पहुंच जाएगा, उसको वाटर भी मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम एयर थ्रू स्मॉल पोर्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसको एयर से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि अब हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पॉइंट्स है, तो किसी भी लीफ के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो लीफ के अंदर स्टोमाटा होता है। इस टाइप के जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ना, इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। स्टोमाटा का काम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टोमाटा का काम क्या होता है, ये आपका ओरिजिनल लीफ का स्ट्रक्चर जिनमें स्टोमाटा रिप्रेजेंट किया गया। स्टोमाटा का काम होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग होना बार बार। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग होने से प्लांट्स जो है वो रेस्पिरेशन करता है। जैसे आप इंडिविजुअल अपनी आप की बात करो, अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो आप ब्रीदिंग करते हो, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, यानी इन के समय ऑक्सीजन आपकी बॉडी में चला जाता है, आउट के समय आप CO2 रिलीज कर देते हो। ठीक प्लांट्स के अंदर भी कुछ वैसा ही है। स्टोमाटा के पास क्या होगा, गार्ड सेल्स होंगे। गार्ड सेल्स का काम क्या होगा, उस स्टोमाटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग कराना, बार बार उस स्टोमाटा को ऑन ऑफ कराना। ठीक है, यहाँ पे आपको उसका डायग्राम हमने स्लाइड में दिया है, एक बार ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये स्टोमाटा का कुछ डायग्राम है। ये वाली जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये वाली जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, इसको हम लोग गार्ड सेल बोलते हैं। इनका काम होता है स्टोमाटा को केवल ऑन ऑफ कराना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा। ठीक है, ये यहाँ पे इन्हीं के अंदर क्लोरोप्लास्ट भरा होता है, और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जैसे मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर क्लोरोफिल भरा होगा, और वही क्लोरोफिल जो है वो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करेगा। तो बार बार ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा का फॉर्म, स्टोमाटा जो है बार बार ओपनिंग और क्लोजिंग होगा, जिसके वजह से डायरेक्टली रेस्पिरेशन भी हो जाएगा प्लांट्स के अंदर, और साथ में कुछ वाटर लॉस भी करते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एयर थ्रू ए स्मॉल पोर्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा, यानी कि स्टोमाटा में जो स्मॉल पोर होता है, पोर का मतलब छेद, ठीक है, उसके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को गेन कर लेगा। और क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स, बिल्कुल क्लोरोफिल तो उसके अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, तो वो आसानी से फोटोसिंथेसिस कर सकता है। फोटोसिंथेसिस करके वो फूड बनाएगा। क्या फूड बनाएगा, थोड़ी सी यहाँ पे देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उसने ले लिया एटमॉस्फेयर से, वाटर उसको मिल गया सॉइल से, इन दोनों को मिक्स करने के बाद उसने सनलाइट लिया, सनलाइट उसे कहां से मिल गया, तो एटमॉस्फेयर से मिल गया, और साथ में क्लोरोफिल उसके पास पहले से ही प्रेजेंट था। तो इन दोनों, इन सारी चीजों के होने के बाद वो तुरंत बना लेगा C6H12O6, और इसको कहा जाता है ग्लूकोज, यानी कि वो तुरंत ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेगा अपनी बॉडी के अंदर। अब इस ग्लूकोज का क्या यूटिलाइजेशन है, बिल्कुल यूटिलाइजेशन है। उसने इसका इस्तेमाल इसलिए किया, इसको बनाया इसलिए ताकि वो सरवाइव कर सके एनवायरमेंट में। अब इस ग्लूकोज को जितना चाहे वो कंज्यूम कर लेगा। सपोज मान लो कि यहाँ पे 50 ग्राम ग्लूकोज उसने बनाया, और 50 ग्राम ग्लूकोज में से उसने एक दिन के अंदर 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज उसने खत्म कर लिए, मतलब उसने कंज्यूम कर लिया उतना ग्लूकोज। अब जो रिमेनिंग आपके पास बचा कितना, 25, रिमेनिंग आपके पास 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बचा। इस 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को वो स्टोर करने के लिए जाएगा। बिल्कुल, अगर आपके घर में कोई सामान बाहर से लाते हो, ठीक है, तो कि जितना यूटिलाइजेशन हो गया वो तो हो गया, बाकी का आप स्टोर करने के लिए सोचते हो। प्लांट भी वही करेगा, स्टोर करने के लिए सोचेगा। अब स्टोर करने के लिए प्लांट को कुछ काम करने पड़ते हैं। पहले कहीं पे भी तो स्टोर नहीं कर सकते हो,
घर पे कोई सामान लाओ कहीं पे ले जाके स्टोर कर दो, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो प्लांट्स भी ऐसा नहीं करेंगे, वो भी स्टोर करने के लिए एक स्पेशल प्लेस ढूंढते हैं, ठीक है। तो स्टोर करने के लिए उसको दूसरे फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और वो क्या करता है, इस स्टोर करने के लिए स्टार्च के फॉर्म में इसे चेंज कर देता है, ठीक है। प्लांट जो है अपने फूड को स्टार्च के फॉर्म में चेंज करता है ताकि वो आसानी से स्टोर हो जाए, ठीक है। अब जब उसे जरूरत पड़ती है दोबारा तो उस स्टार्च को वो फिर से ग्लूकोज बना लेता है और फिर से वो यूटिलाइज करता है, फिर से उसका इस्तेमाल करता है। तो प्लांट्स में ये खासियत होती है, स्टोरेज करने की खासियत होती है, ठीक है। तो स्टार्च का बनना ये चीज नहीं है कि वो इसको वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बना रहा है, बिल्कुल नहीं। स्टार्च इसेंशियल प्रोडक्ट है, उसने अपने स्टोरेज के लिए इस चीज का फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब जब स्टार्च का फॉर्मेशन हो गया तो ये प्लांट्स में स्टोर हो जाता है और वही स्टार्च एज अ फ्रूट के फॉर्म में स्टोर हो जाए, एज अ इम्पोर्टेंट ईटिंग लीफ के फॉर्म में स्टोर हो जाए, यानी खाने वाले पत्ते के फॉर्म में स्टोर हो जाए, और उसे ही इंसान या फिर दूसरे एनिमल्स जो हैं वो कंज्यूम्स करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको छोटी सी बात समझ में आई होगी। अब हम वापस एनसीईआरटी की उस पॉइंट पे आते हैं ताकि हम आगे थोड़ी सी और बात कर सके। यहाँ पे इसने लिखा है, leaves are the food factories of the plants, therefore all the raw materials reach the leaf। बिल्कुल सही बात इसने लिखा कि लीव्स जो है वो फूड फैक्ट्रीज है किसी भी प्लांट का, तो सारी तरह की रॉ मटेरियल यहाँ पे पहुंच जाएगी। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। बिल्कुल सही बात उसने लिखा, वही चीज की कार्बन डाइऑक्साइड उसे एयर से मिल जाएगा और वो आसानी से फूड बना सकता है। आगे लिखा, थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, और उस तरह के जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनको स्टोमाटा कहा जाता है। स्टोमाटा का बार बार ओपनिंग एंड क्लोजिंग होने की वजह से उनको आसानी से गैसियस एक्सचेंज भी हो जाएगा और साथ में वो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन भी कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने पिछले कुछ स्लाइड से देख लिया, कुछ पॉइंट्स हमने पढ़ लिया। एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखी है जो कि इंपॉर्टेंट है, हम कोई भी चीज को यहाँ पे स्कैप आउट नहीं कर सकते हैं, बहुत ही एसेंशियल चीज है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेल नाम का एक कॉलम बना के दिया हुआ है, उसको ध्यान से देखिए। You have seen that buildings are made up of bricks. Similarly, the bodies of living organisms are made up of tiny units called cell। जैसे बिल्डिंग्स वगैरह जो हैं ब्रिक्स से बने होते हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडीज और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज होती है वो सेल से बनी होती है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आप आसानी से सेल को देख सकते हो। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिजम्स एक दो सेल से बने हुए हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो मल्टी सेलुलर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, यानी कि नंबर के बेसिस पे सेल्स को दो पार्ट में बांट दिया गया है, ठीक है। कौन कौन तरह के सेल्स बोलते हैं, तो एक को हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं, यूनिसेलुलर, ठीक है। और दूसरा सेल्स है, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर। तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग किस में आते हैं, ठीक है। हम लोग ऑब्वियसली मोर देन वन सेल वाले हैं तो मल्टी सेलुलर में ही आएंगे। तो दो तरह का सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, यानी कि नंबर के बेसिस पे हम दो तरह के सेल्स को देखते हैं। एक को यूनिसेलुलर कहा जाता है, दूसरे को मल्टी सेलुलर कहा जाता है। यूनिसेलुलर वैसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो केवल और केवल एक सेल से बने होंगे, सिंगल सेल के अंदर ही सारा फंक्शन उनका हो जाता है, जैसे आपका अमीबा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें मोर देन वन सेल होंगे, तब जाके फंक्शंस पूरी तरीके से कंप्लीट आउट होगी। आगे लिखा है, द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। और सेल के बाहर एक आउटर बाउंड्री होती है, मतलब ये सेल का स्ट्रक्चर है, तो इस तरह की आउटर बाउंड्री की बात हो रही है, और इस चीज को हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ सीएम, सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, आप ट्रिक बना के याद भी कर सकते हो। चीफ मिनिस्टर सेंट्रल, चीफ मिनिस्टर स्टेट में हो गए और प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल में हो गए। तो जो मेन चीज है ना वो सेल मेम्ब्रेन हो गया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, उसी का दूसरा नाम है। आगे लिखा, मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। ज्यादातर जो सेल है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, यानी कि बेसिकली
बीच में इनके यानी जितने भी ज्यादातर सेल है उनके बीच में एक डेंस बाउंडेड स्ट्रक्चर होगा और इस स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि हम ये न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और इस मेम्ब्रेन को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो यहां हम लोग लिख लेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद लिखा है द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। बिल्कुल सही बात। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इसमें, मैं इसको ब्लैक से डिनोट कर देता हूं, न्यूक्लियस के चारों तरफ इसमें जेली लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे और इनको हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेंगे साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब क्या होता है? सेल, और प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड, यानी सेल के लिक्विड को साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। आप कॉपी और पेन लेके भी बैठ सकते हो, आसानी से आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है वूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीचेस द लीव्स। अब वूजो का क्वेश्चन है, वो जानना चाहता है कि कैसे वाटर और मिनरल्स रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और वो प्लांट्स तक पहुंच जाता है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है उसका, कि हमने प्लांट्स के अंदर किसी तरह की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो देखी नहीं। प्लांट्स तो हमें ना मूव भी नहीं करता है, प्लांट्स के अंदर हमें उतनी ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ग्रोथ आप देख सकते हो, छोटे लेवल पे, लेकिन बड़े लेवल पे आपको ग्रोथ एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएंगे। तो वो कैसे रूट वाटर को रूट से लेके या मिनरल्स को रूट से लेके दूसरे पॉइंट्स या दूसरे पार्ट्स तक पहुंचा सकता है? ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स व्हिच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। वाटर और मिनरल्स जो है वो लीव्स तक ट्रांसपोर्टेड किए जाते हैं एक वेसल्स के द्वारा, जिसको हम लोग पाइप्स बोलते हैं। उसके अंदर एक तो पूरी तरीके से पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले ही अभी समझाया। इस तरह की अगर कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर है तो इसको हम लोग जाइलम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जाइलम टिश्यूज में प्रेजेंट होंगे जो वाटर के कंडक्शन में हेल्प करेंगे, और सेम तरह का पाइपलाइन स्ट्रक्चर होगा जो जिसकी थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा होगी, और इस तरह के टिश्यू को हम लोग फ्लोएम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के टिश्यू जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे फूड का। आगे लिखा है द स्टेम द ब्रांचेस एंड द लीव्स तक उस चीजों को पहुंचाया जाता है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पासेस फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। और वो क्या करते हैं? तो एक कंटिन्यूअस पाथ यानी रास्ता का फॉर्मेशन करते हैं, एक पासेस एक रास्ता तैयार करते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो लीफ तक आसानी से पहुंच जाता है। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इनको वेसल्स कहा जाता है। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11 में आप इसके बारे में और ज्यादा सीखोगे, जहां पे हम केवल और केवल ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं। हमने ऊपर में ये सेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया। उसके बाद लिखा है द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के पास ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, यानी ग्रीन पिगमेंट्स का मतलब क्या? लिक्विड होता है जो ग्रीन कलर का होता है, और उसको हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे लिखा है इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, और वो लीव्स को हेल्प करता है। क्लोरोफिल ही ऐसा लिक्विड है ग्रीन कलर का जो होता है, इन्हीं के पास सनलाइट को ट्रैप करने की कैपेसिटी होती है। मतलब इस सनलाइट को ट्रैप कर सकते हैं, सनलाइट को अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो इस तरह से ये सनलाइट को अट्रैक्ट करते हैं लीव्स में, और उससे वो प्रोडक्ट बनाता है लीव्स आगे। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है फूड बनाने के लिए। साथ में CO2 और H2O तो अवेलेबल होता ही है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हमने आपको स्टार्टिंग में इसका मतलब बताया था। फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब प्रिपेयर करना यानी कंबाइन करके बनाना। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब है जो लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो जिससे फूड ऑब्टेन्स करे प्लांट्स। और हमने आपको बताया कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हो, साथ में वाटर लिखा हो, और इन दोनों को मिक्सअप किया जाएगा तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेंगे। लेकिन ये ग्लूकोज के फॉर्म में प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट उनका यूटिलाइजेशन भी करता है। बाद में प्लांट को उन्हें स्टोर करना होगा। डायरेक्टली प्लांट्स क्या करेंगे उन्हें? तो उन्हें प्लांट्स ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर
नहीं कर सकते हैं तो वो उसे चेंज कर देते हैं उसका फॉर्म और उसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। आगे लिखा है सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम आसानी से क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बारे में देख लिए कैसे ये सारे इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस के लिए। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये एक यूनिक प्रोसेस है पूरी पूरी अर्थ के ऊपर जिससे प्लांट्स जो है वो फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. आप जरा सोचिए कैसे क्लोरोफिल किसी सोलर एनर्जी को, यानी कि सनलाइट से निकलने वाली एनर्जी को कैसे ट्रैप कर लेता है और उसे फूड के फॉर्म में चेंज कर देता है। तो आपको इस चीज से बिल्कुल अंदाजा लग पा रहा होगा कि सनलाइट इज मोर इम्पोर्टेंस, कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए सनलाइट का। एक क्वेश्चन इस पे ऐसे भी पूछा जाता है, बहुत सारे एमसीक्यूज में आपसे पूछ लेते हैं कि क्या ट्यूबलाइट के प्रेजेंस में, ट्यूबलाइट या मरकरी लाइट या फिर किसी भी तरह का लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हो सकता है। देखो होने का तो फोटोसिंथेसिस बिल्कुल होगा, लेकिन अमाउंट जो होगा ना फूड प्रोडक्शन का वो लो हो जाएगा। उतनी ज्यादा अमाउंट फूड प्रोडक्शन की नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी फूड प्रोडक्शन का, यानी अमाउंट जो होगा वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। आगे लिखा है द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए सन जो है एक पूरी तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप लाइफ को ऐसे सोच पा रहे हो कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, प्लांट्स फूड का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा होता तो अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे पॉसिबल? बिल्कुल नहीं पॉसिबल, क्योंकि पहला चीज कि प्लांट्स पे 98% चीजें डिपेंड्स कर जाती है। ठीक है, इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो 98% चीजें डिपेंड कर जाती है। 1 से 2% चीजों को हम लोग डायरेक्टली सनलाइट से एनर्जी मिल जाता है जिससे वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फूड का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा, किसी तरह का फूड बचेगा ही नहीं। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑलमोस्ट लिखा है, ध्यान देना, यानी कि लगभग सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स है फूड पे या प्लांट्स के प्रोडक्ट पे, वो डाई कर जाएंगे। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, इसके अलावा ऑक्सीजन भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और ऑक्सीजन हमें हमारे लिए सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे भी हमें फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प मिलता है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे वहां पे। इसमें एक क्वेश्चन था, हमने थोड़ा सा मिसिंग आउट किया है पहली का। पहली वांट्स टू नो व्हाट इज द स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड। तो ये चीज हमने आपको पहले ही बता दिया, क्लोरोफिल है वो चीज जिनके बारे में पहली पूछ रही है और इसी के वजह से फोटोसिंथेसिस हो पा रहा है, इसी के वजह से बाकी के फंक्शन हो पा रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा है बिसाइड लीव्स photosynthesis also takes place in other green parts of the plant in green stems, green branches. The desert plants have a scale or spine-like leaves to reduce the loss of water by transpiration. यानी कि लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट्स में भी होते हैं प्लांट के। जैसे अगर स्टीम ग्रीन है, स्टार्टिंग में होता है, यंग प्लांट्स में होता है, तो उन कंडीशन में वहां पे भी फोटोसिंथेसिस होता है। ब्रांचेस ग्रीन है, वहां पे भी फोटोसिंथेसिस होगा। द डिजर्ट प्लांट्स हैव अ स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स। क्यों होते हैं? क्योंकि डिजर्ट प्लांट के पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, जैसे यहाँ पे आप हाई लिख सकते हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वहां पे ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा। अब ट्रांसपीरेशन क्या चीज है? ट्रांसपीरेशन क्या चीज है? तो ट्रांसपीरेशन का मतलब वाटर का लॉस होना। ठीक है, जैसे आप गर्मी में चलते हो, आपको पसीना आती है, वाटर लॉस होता है बॉडी से। ठीक, प्लांट्स को पसीना तो नहीं आ सकती है क्योंकि सलवाल है। ठीक है, तो वो वाटर लॉस करते हैं स्टोमाटा के थ्रू ही, जैसे आपको इस डायग्राम में दिखाया गया होगा। सनलाइट से तो वो लाइट आ ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो स्टोमाटा है ना, इससे वो वाटर ऑब्टेन भी कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है इवेपोरेशन के थ्रू। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम लिख सकते हैं द लॉस ऑफ वाटर from aerial part of the plant, from aerial part of the plant,
यानी कि प्लांट के एरियल पार्ट से जो वाटर का लॉस होता है ना, उस चीज को हम लोग ट्रांसपीरेशन के नाम से जानते हैं, और ये स्टोमाटा के अंदर ही होगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि स्टोमाटा का फंक्शन क्या है, जैसे अगर कभी कभी दे देता है क्वेश्चन, अगर आपसे पूछ ले फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, कि आप स्टोमाटा का फंक्शन बता दो, आपको बस दो ही चीज याद रखना है, इससे ज्यादा आपसे पूछेगा भी नहीं। पहला, गैसियस एक्सचेंज करता है, गैसियस एक्सचेंज करेगा, और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमने अभी लिखा दिया, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो स्टोमाटा के द्वारा ही होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब आगे पॉइंट्स देखते हैं क्या चीज लिखा है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ, यानी कि फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में लाइफ अर्थ के ऊपर पॉसिबल ही नहीं है, लाइफ का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, चांस भी नहीं है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate। हमने आपको बता दिया कि फोटोसिंथेसिस होगा तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होगा और सनलाइट का इस्तेमाल करके होगा, और उससे वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज को बोलते हैं, कुछ नहीं, जितना भी कार्बन से बना मॉलिक्यूल्स है ना, कार्बन से बना पार्टिकल्स है ना, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया C6H12O6, ये इसकी फॉर्मूला होती है। ठीक है, तो इसी फॉर्म में वो अपना फूड का फॉर्मेशन करेंगे और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट जब फूड फोटोसिंथेसिस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। प्लांट जब रेस्पिरेशन करता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, तो दोनों ही तरह की कैपेसिटी प्लांट के पास होती है। अब यहाँ तक के पॉइंट्स को थोड़ी सी हम लोग स्लाइड के अनुसार देखते हैं, जो मैंने आपके लिए बनाया स्पेशल। ठीक है, वो चीज देखते हैं थोड़ा सा। ये हमने स्टोमाटा के कुछ स्ट्रक्चर्स देखने थे, और अगर आपको इस डायग्राम में क्लियर हो पा रहे हैं तो अच्छी बात है। ये स्टोमाटा का कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बाद नीचे में आप आ जाइए, गार्ड सेल विथ क्लोरोप्लास्ट कैसे अरेंज होते हैं उनका ये डायग्राम है। ठीक है, बस आप केवल डायग्राम पे जाओ, नाम से आपको कोई अभी मतलब नहीं होना चाहिए, आपके सिलेबस का नहीं है, मैंने बस स्लाइड में लगाया है ताकि आप फोटो देख के विजुअलाइज कर सके थोड़ी सी। ये वाली जो लेयर है ना, ये पूरी की पूरी गार्ड सेल्स की बात ही हो रही है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर की बात हो रही है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जैसा कि आपका गार्ड सेल कुछ इस तरह का था, और तो यहाँ पे जो अंदर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है ना, उनमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जैसे ये आपका प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में एक जगह पे क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे वैक्यूल है, तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत तरह का बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा जिनके अंदर क्लोरोफिल बना होगा। तो ये छोटी सी डायग्राम है, विजुअलाइजेशन के लिए मैंने आपको दे रखी थी। ठीक है, बाकी हमने इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे देख लिया। इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस में हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा, साथ में वाटर होगा, सनलाइट क्लोरोफिल होगा ही होगा, और कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो आपका ग्लूकोज है, और ऑक्सीजन वो रिलीज करता है। नीचे आपको एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम से भी आपको समझ में आ जाएगा कि एनर्जी कैसे लीप्स ऑब्टेन कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, वाटर ले रहा है। ठीक है, ये चीज मैंने अच्छा डायग्राम यहाँ पे लगाया है ताकि आपको समझ आए। एनर्जी इसको मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वाटर मिल गया, साथ में ग्लूकोज बना दिया और ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया। यही तो होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। अब स्टोर करना होगा तो हमने आपको कई बार बता दिया कि स्टोर करेगा तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा। ठीक है, अब आते हैं फिर वापस एनसीईआरटी के उस पॉइंट पे और आगे देखते हैं क्या चीज लिखा हुआ है। यहाँ पे वही डायग्राम है, सेक्शन ऑफ द लीफ। बस आपको वो डायग्राम देख के थोड़ी सी समझना है। बी वाला जो डायग्राम है वो क्रॉस सेक्शन है लीफ का। अब लीफ का क्रॉस सेक्शन क्या होता है बताते हैं। जैसे इस तरह की कोई लीफ है और इसमें आप ये वाले पार्ट्स को देख रहे हो। ठीक है, जैसे कोन लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाया अभी। ठीक है, आप इसको बस एब्जॉर्ब कीजिएगा। ठीक है, ऑब्जर्व कीजिएगा थोड़ा सा। ये जो क्रॉस सेक्शनल वाली पार्ट है, ये इसी पार्ट को हम लोग यहाँ पे जूम करके देख रहे हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल होगा, बिल्कुल होगा, गार्ड सेल्स होंगे, स्टोमाटा होगा। गार्ड सेल्स का काम क्या होगा, बार बार स्टोमाटा को ओपन क्लोज करना। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ये गार्ड सेल के फंक्शन है। चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, यानी स्टोमाटा का बार बार ओपन होना बंद होना, ये गार्ड सेल्स का फंक्शन है। यहाँ पे स्टोमाटा भी गिवन है,
बीच में स्टोमेटल पोर होते हैं। इन पोर के हेल्प से दो काम होता है, मैंने बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला, गैसेस एक्सचेंज करा लेगा, एंड द सेकंड वन थिंग्स इज कि वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन भी कर लेगा। ठीक है, उसी चीज को गैसेस एक्सचेंज बोलते हैं। और फर्स्ट वाले में एक और टर्म हो जाएगा, वहां पे ट्रांसपिरेशन भी कर लेगा, यानी कि वाटर का लॉस भी कर लेगा। यहां तक हमने देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, और यहाँ पे वही डायग्राम है, उसके बाद पॉइंट्स लिखा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। तो कौन सी प्रोसेस की बात हो रही है, आपसे पूछ सकता है कौन से प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। आप याद रखो, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर, या फोटोसिंथेसिस जब भी होगा ऑक्सीजन रिलीज होगा। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट दैट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च का नाम आ गया, स्टोरेज फूड को स्टार्च कहा जा रहा है प्लांट्स के अंदर, और स्टार्च का प्रेजेंस होना लीफ के अंदर इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ है। मतलब स्टार्च तभी तो बनेगा जब फोटोसिंथेसिस होकर ग्लूकोज बना होगा, उस ग्लूकोज को उसने स्टोर किया होगा। तो स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है जिससे आपको एनर्जी ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वूजो का। वूजो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। ही वांट्स टू नो वेदर these leaves also carry out photosynthesis। वूजो का बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो रेड कलर के हैं, कुछ वायलेट्स कलर के हैं, कुछ ब्राउन लीव्स हैं, क्या उनके अंदर, ही वांट्स टू नो, वो जानना चाहता है कि क्या इस लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। बिल्कुल होता है, फोटोसिंथेसिस बिल्कुल होता है, क्योंकि कलर जो है ना प्लांट्स का, वो इस बात पे रिप्रेजेंट नहीं करेगा, या कलर से हम इस बात की अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस करता है या नहीं करता है। क्योंकि आपके डिफरेंट टाइप्स के जो फूल्स है, फ्लावर है, उनके भी तो डिफरेंट कलर्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। तो वूजो का क्वेश्चन का आंसर होगा कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करते हैं। एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1। यहाँ पे लिखा है, टेक 2 पॉटेड प्लांट। पॉटेड प्लांट का मतलब होता है, आप हिंदी में बोलो तो गमला बोल सकते हो। ठीक है, सेम काइंड का, एक ही जैसा लेना है। कीप वन इन डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स। यानी कि अगर मान लीजिए आप इस तरह का एक पॉटेड प्लांट लेते हो, ठीक है, और इस पॉटेड प्लांट को आप क्या करते हो, ठीक है, इस पूरे पॉटेड प्लांट को आप कवर कर देते हो, या फिर लाइट के एब्सेंस में रख देते हो। प्रेजेंट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के एब्सेंस में आप इसे रखते हो, और 72 आवर्स के लिए रखना है, यानी कि पूरी की पूरी 3 दिन इसको लाइट के साथ, लाइट के प्रेजेंस में लाना ही नहीं है। और एक दूसरा पॉटेड प्लांट लेना है, ठीक है, और इस पॉटेड प्लांट को आपको क्या करना है, लाइट के प्रेजेंस में रखना है। ठीक है, इसको आपको लाइट के प्रेजेंस में रखना है। होगा क्या दोनों के केस में, तो आगे लिखा है, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। जैसा आपने क्लास 6 में किया था सीख, वैसे ही आपको इनका एक लीफ निकाल के लाना है। ठीक है, इनका एक लीफ निकाल के लाना है, और ठीक इनका भी एक पत्ता जो है वो आपको तोड़ के, इनका भी एक पत्ता जो है आपको वो तोड़ के लाना है। ठीक है, और दोनों के लीफ के अंदर ये चीज टेस्ट करना है कि किनके अंदर स्टार्च प्रेजेंस है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, यानी कि आप अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है, लिखिए। नाउ उसके बाद लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क। अब उस पॉट में से जो सनलाइट में आपने नहीं रखा था, डार्क में रखा था, इन द सनलाइट फॉर 3 or 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन। तो एक बार आपको वैसा पॉटेड प्लांट्स के लीफ के साथ एक्सपेरिमेंट करना है जो आपने लाइट के प्रेजेंस में रखा ही नहीं था। दूसरा आपको उसके साथ परफॉर्म करना है जो आपने लाइट के प्रेजेंस में रखा है। तो दोनों के केस में आपको क्या दिखेगा, आपको अपने नोटबुक पे इस चीज को लिखना है। तो बेसिकली आप यही देखोगे कि जो लीफ को हमने लाइट के प्रेजेंस में रखा था, यानी जो पॉटेड प्लांट को हमने लाइट के प्रेजेंस में रखा था, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, स्टार्च प्रेजेंट होगा। जिनको हमने नहीं रखा था उनके अंदर किसी तरह की फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, उनके अंदर स्टार्च प्रेजेंट बिल्कुल ही नहीं होगा। द लीव्स अदर देन ग्रीन आर आल्सो हैव क्लोरोफिल। आपने देखा होगा जो लीव्स ग्रीन नहीं थे उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। मास्क का मतलब दबाना होता है, यानी कि बहुत ज्यादा रेड, ब्राउन, ग्रीन कलर
या फिर डिफरेंट कलर्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर को दबा देते हैं, इसलिए वो आपको दिख नहीं पाता है, लेकिन उनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस लीव्स आल्सो, यानी कि इस तरह के लीव्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है। यू ऑफन सी स्लाइम ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेंजेंट वाटर बॉडीज, यानी कि आपने ग्रीन कलर का कुछ स्ट्रक्चर्स देखा होगा। कहाँ देखा होगा? स्टेंजेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी, जहाँ पे पानी जमा हुआ है वहां पे आपने स्टेंजेंट वाटर बॉडीज देखा होगा। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड अल्गी। अब इनके अंदर कैसे क्या चीज का फॉर्मेशन होगा? तो उस तालाब के ऊपर अल्गी का फॉर्मेशन हो जाता है। अल्गी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ग्रीन कलर का होता है, और ये अच्छी बात ये है ना कि ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। इनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों होता है बता देते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से ये जो अल्गी है ये भी आप फोटोसिंथेसिस कर सकता है। कैन यू गेस व्हाई अल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप बता सकते हो इनका कलर ग्रीन क्यों होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल। इनके पास क्लोरोफिल होता है विच गिव्स देम ग्रीन द ग्रीन कलर, जो इनको ग्रीन कलर प्रोवाइड कराते हैं। अल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के हेल्प से जो है अल्गी अपना क्या कर सकता है? फूड का फॉर्मेशन भी कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड एंड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा प्लांट्स तो और भी फूड बनाते होंगे, जैसे पल्सेस वगैरह है तो उनके अंदर प्रोटीन्स की मात्रा काफी ज्यादा होती है, तो सब तो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा ही नहीं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने देखा होगा या सीखा होगा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के हेल्प से क्या चीज कर लेता है? तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के हेल्प से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है। उसके बाद लिखा है द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यानी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हेल्प से बना है। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। और इससे किस चीज का सिंथेसिस होगा? तो दूसरे कंपोनेंट जैसे प्रोटीन का और फैट का। यानी प्लांट्स के अंदर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स ही बनेगा। इन कार्बोहाइड्रेट्स को प्लांट अलग अलग फॉर्म में चेंज कर सकता है, यानी इनको प्रोटीन में भी चेंज कर सकता है, फैट में भी चेंज कर सकता है, तो इनको अलग अलग फॉर्म में चेंज करेगा। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है। तो फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? तो प्लांट्स नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन करता है? तो ऐसा नहीं है, हम फर्टिलाइजर डालते हैं, ठीक है, और फर्टिलाइजर डालने में हमारे पास नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है। ठीक है। तो फर्टिलाइजर जब डालते हैं तो वहां से सॉइल से वो नाइट्रोजन ऑब्टेन कर लेता है। तो साफ साफ लिखा है, रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन एयर, हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। यानी कि अगर आपको याद हो तो नाइट्रोजन जो है वो अबेंडेंस यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है एयर में, जबकि प्लांट्स जो है कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को इस फॉर्म में नहीं ले पाते हैं। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया, और कौन सा बैक्टीरिया होता है? वो राइजोबियम नाम की बैक्टीरिया होती है, जो क्या करता है? तो बेसिकली कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म टू रिलीज एंड इनटू द सॉइल। यानी उनका काम क्या होता है? वो जो नाइट्रोजन है N2 के फॉर्म में होगा, ठीक है, इस नाइट्रोजन को राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो है ये क्या करता है? इसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बना देता है। ठीक है। अब नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनने के बाद वो आसानी से प्लांट्स उसको ऑब्टेन कर लेते हैं। These are absorbed by plants along with water. Along you might have seen farmer adding fertilizer rich in nitrogen to the soil. आपने देखा होगा प्लांट्स जो है फर्टिलाइजर्स वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन वगैरह होता है। इन दिस वे प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन along with the other constituent। और इस तरीके से प्लांट्स को नाइट्रोजन पूरी तरीके से मिल जाता है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। अब नाइट्रोजन मिल गया तो वो आसानी से प्रोटीन्स का भी सिंथेसिस कर सकते हैं और विटामिन का भी। थोड़ी सी स्लाइड में आते हैं। ठीक है। प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है? यहाँ पे मैंने कुछ इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ्स भी डाले हैं, देखिएगा। द सॉइल हैज सम बैक्टीरिया विच कन्वर्ट नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट करेंगे। अभी अभी हमने इस पॉइंट को डिस्कस आउट किया कि उनके अंदर
एक बैक्टीरिया होगा मिट्टी के अंदर जिसका नाम है राइजोबियम, ठीक है। और इनका काम क्या होगा, इस पूरी तरीके से जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर को उसको नाइट्रेट्स के फॉर्म में लाना या फिर नाइट्राइट्स के फॉर्म में लाना, ठीक है। इनका बस यही काम होता है। तो अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे होगे, ठीक है, तो ये हमने कुछ प्लांट्स के डायग्राम आपको दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने रूट्स को दिखा रखा है। इन रूट्स में अगर आप देखोगे ना तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर हैं रेड रेड कलर के छोटे छोटे, इन सारे स्ट्रक्चर्स को एक अलग नाम से जाना जाता है और इनको रूट नोड्यूल्स कहा जाता है। नोड्यूल्स का मतलब होता है कर्लिंग स्ट्रक्चर ऑफ द रूट, यानी कि अगर रूट जो है वो पूरी तरीके से ऐसे कर्ल कर जाए तो उस कंडीशन में हम इसको रूट नोड्यूल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा उनमें सबसे पहला पढ़ा फोटोसिंथेसिस, सेकंड पढ़ा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो यहाँ पे हमने आपका ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे सेप्रोट्रोपिक्स वगैरह हो गया, वहां तक हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। वो लेक्चर्स नंबर सेकंड में आएगा, ठीक है। वहां पे हम लोग बाकी डिस्कशंस आउट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स में काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हमारा लेक्चर्स तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। Like, share and subscribe for more interesting lectures. Thank you.